Hello everyone, myself AK and I welcome you all to this channel. Today we are going to discuss JPSC Mains Paper 4 Section A Indian Constitution and Polity. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पेपर 4 में दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी एंड दूसरा जो सेक्शन होता है वो है सेक्शन बी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। आज हम सेक्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो है प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जेपीएससी मेंस पेपर 4 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है उसके सारे फीचर्स को हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस सिलेबस में जो मेंशन है सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स बस इसी को देखना है। बट मैं यहाँ रिकमेंड करूंगा कि सारे की फीचर्स को देखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि प्रियम्बल एज ए होल पढ़ना काफी बेनिफिशियल रहेगा rather than just studying the some particular keywords such as secular, democratic और socialist. We should read preamble as a whole. ठीक है, तो हम लोग preamble को देखेंगे और उसके जितने भी की फीचर्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उन सारे कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बार रीड करते हैं प्रियम्बल को। तो ये हमारा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको अभी हम लोग रीड करेंगे एक बार। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to ensure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. अब ये प्रियम्बल में जितने भी सारे कीवर्ड्स हैं जैसे कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन सारे चीजों को लोग एक एक करके देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था और इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। और इसके साथ हम लोग ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 3 नए वर्ड को इस प्रियम्बल में ऐड किया गया था, जो था सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड को ऐड किया गया। ओके, व्हाट डज प्रियम्बल रिवील्स? प्रियम्बल रिवील्स 4 इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट जो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। मींस प्रियम्बल ये बताती है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी अथॉरिटी कहाँ से ड्राइव करती है? पीपल ऑफ इंडिया से वो अपनी अथॉरिटी ड्राइव करती है। सेकंड कंपोनेंट जो हमें पता चलता है प्रियम्बल के द्वारा वो ये होता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। इंडिया एक रिपब्लिकन पॉलिटी है, ठीक है, और किस तरह का रिपब्लिकन पॉलिटी है ये? तो ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पॉलिटी है। डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, सोशलिस्ट है, इवन सॉवरेन भी है, ठीक है। ये सारे नेचर हैं इंडियन रिपब्लिक के। सो इंडिया एक रिपब्लिक है। ये सारे फीचर्स डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सोवरेन, ये सारे फीचर्स जो हैं ये एडजेक्टिव हैं। ये इंडियन रिपब्लिकन की क्वालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स बता किस प्रकार का रिपब्लिक है इंडिया। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, सेकुलर भी है, सोशलिस्ट है और सोवरेन रिपब्लिक भी है। तीसरा जो प्रियम्बल कंपोनेंट रिवील करता है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मुलेट किया गया है, बनाया गया है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव है जस्टिस को मेंटेन करना, ठीक है, लिबर्टी को प्रोवाइड करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना और फ्रैटर्निटी को इंश्योर करना। ये सारे चीज जो है ऑब्जेक्टिव है किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। इसी के साथ फोर्थ जो कंपोनेंट हमें पता चलता है प्रियम्बल के द्वारा वो है डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 26 नवंबर 1949 है। इसी डेट को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि कीवर्ड्स, प्रियम्बल में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं। एक एक करके हम लोग सारे कीवर्ड्स को देखेंगे और उसके मतलब को समझेंगे और उसको करंट कंटेक्स्ट में रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला जो कीवर्ड निकल के आता है वो है सोवरेन। सोवरेन मतलब संप्रभुत्व। वर्ड सोवरेन क्या इंप्लाई करता है? ये हमें ये बताता है कि इंडिया नाइदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन। इंडिया किसी और दूसरे कंट्री पर ना तो निर्भर है, ना ही उसका क्या है, कॉलोनी है। वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। देयर इज नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। कोई भी अथॉरिटी जो है इसके ऊपर नहीं है, वो अपने सारे अफेयर्स को खुद कंडक्ट कर सकती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। इंडिया कैन आइदर रिक्वायर फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इन फेवर ऑफ ए फॉरेन स्टेट। तो जब इंडिया
एक इंडिपेंडेंट स्टेट है तो वो किसी भी टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है या अपनी टेरिटरी किसी को दे सकता है। ये सारे अधिकार उसे प्राप्त है क्योंकि इंडिया एक क्या है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट। ठीक है, सोवरेनिटी की जब बात करते हैं इसमें क्या क्या एग्जांपल्स है जिससे ये प्रूव होता है कि इंडिया एक सोवरेन नेशन है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल ये जस्टिफाई करता है कि आपने जो बातें कही वो किस तथ्यों पर सही है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है वो यूएन मेंबरशिप ऑफ इंडिया। इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट है। ठीक है, उसका एक मेंबर है। तो इससे इंडिया की सोवरेनिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इंडिया जब चाहे उससे पुल आउट कर सकता है, उससे बाहर निकल सकता। ठीक है, ये पूरा इंडिया को अधिकार है कि वो अगर चाहे यूएन को कभी भी, यूनाइटेड नेशन को कभी भी छोड़ सकता है एट हर ओन विल। सेकेंड एग्जांपल जो हम देखते हैं वो है कि इंडिया एक्वायर्ड सेवरल टेरिटरीज सिंस कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, दादरा नगर हवेली, गोवा और सिक्किम। ये सारे जो थे कभी न कभी किसी अदर फॉरेन ऑक्यूपेशंस के अंदर रहे थे। पौंडीचेरी हो गया फ्रांस के अंदर में था, दमन एंड दीव पोर्टुगीज के अंदर में थे, गोवा भी पोर्टुगीज के अंदर में थे, सिक्किम जो था एक अलग ही स्टेट था। इन सारे टेरिटरीज को इंडिया ने क्या किया, अपने अंदर में मिलाया। तो जैसे कि हम लोग ऊपर ये पढ़ चुके हैं कि इंडिया कैन एक्वायर अ फॉरेन टेरिटरी और सीड अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी। तो इसके अंदर में ये सारे फीचर्स आते हैं। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इंडिया एक सॉवरेन स्टेट। अब रही बात, ये तो एक्वायर करने की बात हुई, कभी न कभी ऐसा समय आया होगा जब इंडिया ने भी अपने टेरिटरी को सीड किया होगा, मतलब दिया होगा किसी दूसरे नेशंस को। तो हाँ, ये हुआ है। कब हुआ है? तो 100 अमेंडमेंट एक्ट 2050, इस समय इंडिया और बांग्लादेश ने अपनी टेरिटरी को एक्सचेंज किया था, जिसमें छोटे छोटे जो बांग्लादेशी रीजन्स थे वो इंडियन मेनलैंड के अंदर में थे, और कुछ जो एरियाज थे, रीजन्स थे बांग्लादेश के मेनलैंड के अंदर में थे। तो इंडिया और बांग्लादेश ने एक म्यूचुअल कंसेंट के साथ इन टेरिटरी को एक दूसरे को सौंप दिया। ठीक है, ओके। तो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अकॉर्डिंग इंडिया एंड बांग्लादेश ने अपने टेरिटरीज को एक्सचेंज किया। इसमें हुआ क्या था, इंडियन मेनलैंड में कुछ बांग्लादेशी एरिया एग्जिस्ट करते थे, वहीं बांग्लादेश मेनलैंड में इंडिया के कुछ एरिया और टेरिटरीज एग्जिस्ट करते थे। इन्हीं सभी टेरिटरीज का एक्सचेंज हुआ था। इंडिया ने अपने सारे टेरिटरीज को अपने में मिलाया और बांग्लादेश को ये सारी टेरिटरी दे दिया। इस टाइप के टेरिटरी एक्सचेंज हमें देखने को मिला था 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंतर्गत। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कब इंडिया ने प्रूव किया कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। तो ये मैटर था इंटरवेंशन ऑफ यूएनएचसीआर इन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के मैटर में। इसमें यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इंटरवीन किया इन अ पिटीशन फाइल्ड बाय देव मुखर्जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स इन सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें यूएन हाई कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने इंटरवीन करते हुए चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने जो बातें कही वो ये था, द सीएए इज एन इंटरनल मैटर कंसर्निंग द सोवरेन राइट्स ऑफ इंडिया। इफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज, नो फॉरेन बॉडी हैज लोकल स्टैंड ऑन इशू पर्टेनिंग टू इंडिया सोवरेनिटी। मतलब किसी भी फॉरेन बॉडी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि इंडिया के इंटरनल मैटर पर वो इंटरवीन करे। ये बात निकल कर आई और इंडिया ने यही बात समझाने का प्रयास किया। इस तरह का रिस्पॉन्स जब इंडिया ने दिया तो इससे ये काफी कुछ क्लियर होता है कि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है। किसी भी मैटर पर कोई भी फॉरेन बॉडी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो इंडिया के इंटरनल मैटर में इंटरवीन करे और इंडिया को ये बताए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं है। ये इंडिया के सोवरेनिटी के खिलाफ, और इसको इंडिया ने काफी अच्छे से समझाने का प्रयास। सेकंड कीवर्ड इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी। ये वर्ड सोशलिस्ट जो है प्रियम्बल में ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। तो इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, ऐसे एक्सप्लिसिटली कहीं मेंशन नहीं था सोशलिस्ट वर्ड, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेचर को देखते हुए ये कह सकते हैं कि इसमें सोशलिस्ट कंटेंट थे। जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल्स थे या फिर बोलेंगे पॉलिसीज जो थी वो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को तरह से फॉलो करते थे। इसमें सेकंड पॉइंट ये निकल कर आता है कि इंडियन सोशलिज्म जो है किस प्रकार की सोशलिज्म है। तो इंडियन सोशलिज्म जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और इट्स डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिस्टिक सोशलिज्म और स्टेट सोशलिज्म, जिसमें ये कहता है कि सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पर्सन और इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी को
होल्ड नहीं कर सकता। सो एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज आर द प्राइम कंसर्न विद द कम्युनिस्टिक टाइप ऑफ सोशलिज्म, बट इंडिया फॉलो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन विच दे होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, मीन्स कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के साथ साथ पब्लिक प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। तो इस टाइप की जो सोशलिज्म है वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहलाती है, जिसे इंडिया फॉलो करता है। अनदर पॉइंट इज इंडियन सोशलिज्म इज अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म और हेवीली लीनिंग टुवर्ड्स द गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, अब यहाँ अगेन मार्क्सिज्म सोशलिज्म क्या होता है और गांधीयन सोशलिज्म क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ पर निकल करता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स सोशलिज्म एंड गांधीयन सोशलिज्म एंड हाउ इंडियन सोशलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्सिज्म। ये आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और पोस्ट करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, मैं देखूंगा, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किसी दूसरे वीडियोस में। ठीक है, उसी के साथ सेकंड क्वेश्चन एक और है जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ये है द टर्म सोशलिज्म वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ऑल्दो कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सोशलिस्ट कंटेंट in the form of certain DPSP, what was the reason that it skipped in original text? क्या रीजन थे कि ओरिजिनल टेक्स्ट में इसको स्किप किया गया? तो ये दो क्वेश्चंस का आंसर आप फाइंड करेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, पोस्ट करेंगे। मैं देखूंगा कि आपके आंसर क्या है, इन्हें हम बाद की किसी वीडियो में, दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर कीवर्ड विच इज सेकुलर। सेकुलर का मतलब हिंदी में धर्मनिरपेक्ष होता है। ये वर्ड, ये टर्म जो सेकुलर है, इसे भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत ही ऐड किया गया था। इससे पहले ये वर्ड प्रियम्बल में एग्जिस्ट नहीं करता था। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। अब बात आती है सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म में कंसेप्ट होता है कि रिलीजन को टोटली पॉलिटी होता है उससे अलग रखना होता है, जो कि फॉलो होता है कहाँ, यूएसए में। रिलीजन का कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, बट उसके उलट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है कि पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करती है, एम्बॉडीज करती है, जिसमें कहा जाता है कि सभी रिलीजन जो है उनका सेम स्टेटस होगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट उन्हें इक्वली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अगेन इसे ओरिजिनल टेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल टेक्स्ट में स्किप किया गया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का मानना था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलर इन नेचर एंड इट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन इट एक्सप्लिसिटली। क्योंकि अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स के कुछ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये सारी चीज हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर सभी धर्म को इक्वल स्टेटस दिया गया है और सभी धर्म को भी सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से इक्वली प्रोवाइड किया जाता है। तो इसे एक्सप्लिसिटली मेंशन करना उस समय की जरूरत महसूस नहीं की गई, बट बाद में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत इस वर्ड को ऐड किया गया। कौन कौन से एग्जाम्पल ये हमें प्रूफ करते हैं या बताते हैं कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है? ठीक है, पहला जो इसमें एग्जाम्पल निकल कर आता है वो है गवर्नमेंट सपोर्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट देखिए, हज यात्रा जो होता है गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है। सिमिलरली ऑल्सो फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू अमरनाथ यात्री। तो इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसा नहीं है कि किसी एक रिलीजन को फेवर किया गया और दूसरे रिलीजन को अवॉइड किया गया। यहाँ पर इक्वली गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट रिलीजन को उनके अकॉर्डिंग सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है और सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। सेकेंड, इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इक्वल रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन। अब कैसे इक्वल रिस्पेक्ट है भाई? लिबर्टी टू सेलिब्रेट फंक्शन एंड फेस्टिवल, दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, सारे फेस्टिवल को हम लोग काफी एंजॉय करते हुए सेलिब्रेट भी करते हैं। गवर्नमेंट इस पे काफी समय हॉलीडे भी डिक्लेयर करती है। इससे पता चलता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट। नेक्स्ट कीवर्ड इज डेमोक्रेटिक। ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, जिसमें ये होता है कि जो सुप्रीम पावर है वो पीपुल के द्वारा पोजेस किया जाता है, ना कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब यही होता है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेट्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। जैसे हमने प्रियम्बल के समय में पढ़ा था, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ प्रियम्बल के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनी अथॉरिटी कहाँ से प्राप्त करती है, तो वो इंडियन सिटीजन के द्वारा ही उसे वो अथॉरिटी प्राप्त होती है। और ये जो अथॉरिटी है यहाँ के पीपुल कैसे एक्सप्रेस करती है? वो एक्सप्रेस करती है थ्रू द इलेक्शंस। इलेक्शंस में वो क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ में डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है टर्म डेमोक्रेटी इज यूज्ड इन प्रियम्बल in the broader sense, embracing not only political democracy but as well as social and economic democracy। ठीक है, जो टर्म डेमोक्रेटिक प्रियम्बल में यूज किया गया है उसके 3 मतलब निकलते हैं। कौन कौन से हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी है। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पावर, जो स्टेट का पॉलिटिकल पावर है
वो सिटीजन के साथ शेयर किया जाता है। कैसे? वो इस तरह से पीपुल क्या करती है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करती है थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो पीपुल आर द सॉवरेन, उनके पास ये पावर है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करे और वो रिप्रेजेंटेटिव उनके बिहाफ में डिसीजन ले। इसे ही पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहा जाता है। सोशल डेमोक्रेसी कैसे है? सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? तो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है यहाँ पर फ्री मार्केट सिस्टम को मेंटेन किया जाता है विथ सर्टेन regulations so as to take care of welfare of needs of the citizen। यहाँ की जनता की भलाई के लिए फ्री मार्केट सिस्टम को मेंटेन किया जाता है having certain kind of restrictions। इसे हम सोशल डेमोक्रेसी कहते हैं ना। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का मतलब है कि सभी लोग जो इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं उनको ये हक है कि वो वेज को और अलाउंस को से प्राप्त करें। ठीक है, दोज हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, दे आर इंटाइटल्ड टू हैव देयर शेयर ऑफ वेजेस एंड अलाउंस। इसका ही मतलब यही है। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसमें है कि डेमोक्रेसी कितने तरह के होते हैं? तो डेमोक्रेसी होते हैं दो टाइप, एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है कि पीपुल एक्सरसाइज डायरेक्टली देयर सुप्रीम पावर। कहाँ होता है इस तरह से चीज? ये है इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। और इसमें जो 4 तरीके के डिवाइस हैं जो जिसके थ्रू डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, वो है रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया एंड प्लेबिसाइट हो गया। ये 4 डिवाइस हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, क्योंकि ये हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है तो इस पे हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए इस टॉपिक पर तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और जानकारी रखनी अच्छी बात है, आप वो पीडीएफ को लें और उसे पढ़ें और समझने का प्रयास करें। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कर दिया जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड। नेक्स्ट है इसमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो कहाँ एक्सरसाइज किया जाता है? जहाँ भी पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि रिप्रेजेंटेटिव को चुनाव किया जाता है और वो रिप्रेजेंटेटिव पीपुल के बिहाफ में डिसीजन लेते हैं, क्या करते हैं? पॉलिसी को एग्जीक्यूट भी करते हैं। ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्स बाय द पीपुल एक्सरसाइज द सुप्रीम पावर एंड दस कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड मेक द लॉज। तो इस टाइप के डेमोक्रेसी को क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। ठीक है, अब ये 2 तरह के होते हैं जो मैंने पहले बता दिया, पार्लियामेंट्री और नेक्स्ट की पॉइंट जो है वो है रिपब्लिक होता है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है ना वो पीपुल के हाथ में होती है, नॉट इन सिंगल इंडिविजुअल लाइक ए किंग और क्वीन। ठीक है, ब्रिटेन में ठीक है किंग और क्वीन होते हैं, उनके ही हाथ में सारी सोवरेनिटी, बट रिपब्लिक में ऐसा नहीं है। रिपब्लिक में जो टोटल सोवरेनिटी जो होती है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी, वो पीपुल के हाथ, वो जिन्हें चाहे उन्हें इलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड इज absence of any privileged class and hence all public offices being open to every citizen without any discrimination। तो privileged class जितने भी एग्जिस्ट करते हैं सारी privileged क्लासों का एबोलिशन होना चाहिए रिपब्लिक में। और दूसरा, जितने भी पब्लिक ऑफिसेस हैं वो सबके लिए ओपन हो, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन कहीं भी प्रिवेल ना करता हो। ये 2 फीचर्स जो हैं जहाँ कहीं भी प्रेजेंट है वो स्टेट क्या कहलाएगा? रिपब्लिक कहलाए। ये है पहला 2 मेन पॉइंट रिपब्लिक के अंतर्गत। अब इसमें हम देखते हैं एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी भी है ना, उसे क्लासिफाइड किया जा सकता है मोनार्की और रिपब्लिक में। ठीक, मोनार्की में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो या तो किंग हो सकता है या फिर क्वीन हो सकता है। वे एंजॉय करते हैं क्या? हेरिडेटरी पोजीशंस होता है, मतलब उनके बाद उनके बेटे या फिर नेक्स्ट जनरेशन के कोई भी पर्सन हेरिडेटरी पोजीशन को पोजेस कर सकता है। तो ये चीज जो है उसे मोनार्की के अंतर्गत में लाएगा। वहीं अगर रिपब्लिक की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो चुने जाते हैं फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल यूएसए, इंडिया, ये क्या कहलाता है? रिपब्लिक कहलाता है। हमें पता चल गया कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी में 2 तरीके से हो सकते हैं, मोनार्की और रिपब्लिक। नाउ देयरफॉर द term republic in preamble indicates that India has an elected head called the president। यहाँ के प्रेसिडेंट क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं। कितने समय के लिए? 5 साल के लिए। इसलिए इंडिया क्या है? एक रिपब्लिक है, ना कि मोनार्की डेमोक्रेटिक पॉलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स आर, पहला पॉलिटिकल सोवरेनिटी विद द पीपल। यहाँ की पीपल इनडायरेक्टली हेड ऑफ द स्टेट जो कि प्रेसिडेंट होता है उनका चुनाव करती है। अभी इसी वर्ष मिड ऑफ द जुलाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। इंडियन पीपल के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव एमपी एमएलए वो क्या करते हैं? वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, सेकंड जो एग्जांपल है वो है कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंट ऑफिस। एनीवन विद स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन
irrespective of class and caste can contest for president of it is not hereditary। तो कोई भी व्यक्ति जो स्पेशल क्वालिफिकेशन को पोजेस करता है वो क्या कर सकता है, इस चुनाव को कंटेस्ट कर सकता है। उसे ये पूरा हक है कि वो इस चुनाव के लिए अपने आप बैक करे और इस चुनाव को लड़े। प्रेसिडेंट ऑफिस जो है हेरिडिटरी नहीं है। तो आप मुझे बताएंगे कि इस बार के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो उम्मीदवार हैं वो कौन कौन है। आप मुझे ये चीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। नेक्स्ट की पॉइंट इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय। द टर्म जस्टिस इन प्रियम्बल इम्ब्रेस थ्री थिंग्स। ठीक है, तीन चीजों को इम्ब्रेस करती है। क्या क्या? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये कैसे सिक्योर होता है? ये सिक्योर होता है विद द हेल्प ऑफ प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड सीपीएसपी। इन चीज को हम आगे देखेंगे कि सोशल जस्टिस क्या होता है और उसके अर्थ क्या होता है। सोशल जस्टिस होता है इट डिनोट्स द इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स एंड सो। किसी भी तरह का इल ट्रीटमेंट वो प्रिवेल नहीं करेगा। इक्वली ट्रीटमेंट हैज टू बी गिवन टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी सोशल डिस्टिंग। किसी भी तरह का उन्हें उनके साथ भेदभाव नहीं किया। यह है सोशल जस्टिस। इसका मतलब क्या होते हैं? इसका मतलब होता है कि किसी भी तरह का प्रिविलेजेस किसी भी खास सेक्शन को प्रोवाइड ना करना, और इसके साथ साथ जो बैकवर्ड क्लास हैं, एससी, एसटी, ओबीसी एंड वुमेन, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना, ये चीज कहलाता है सोशल जस्टिस। एग्जांपल क्या है कि गवर्नमेंट सेक्टर जॉब। गवर्नमेंट सेक्टर जॉब में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट विदाउट हैविंग एनी डिस्क्रिमिनेशन दे प्रोवाइड जॉब टू देयर सिटीजन। नेक्स्ट इसमें आता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस इट डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर सच एज वेल्थ, इनकम, पीपल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो इन सब फैक्टर के बदौलत ये बताता है कि किसी भी पीपल में के बीच क्या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इन सब बेसिस पर, वेल्थ के बेसिस पे, इनकम के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे और इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस डिनोट करता है, बताता है। एग्जाम्पल क्या है? इक्वल पे फॉर इक्वल पोजीशन। कोई भी दो व्यक्ति है, अगर दोनों सेम पोजीशन को होल्ड कर, जो पेमेंट मिलेगी, उनकी मेहनताना जो होगी, वो उन्हें जो मिलेगा वो इक्वल ही मिलना चाहिए। ये होता है इकोनॉमिक जस्टिस। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस के कॉम्बिनेशन को डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या बतलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ये बतलाता है कि कितनी सतर्कता बरती गई है रिसोर्सेस के एलोकेशन में। सतर्कता इन द सेंस कि फेयरनेस। ठीक है, द फेयरनेस ऑफ एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेस। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस किस बात को रेफर करता है? ये बताता है हमें कितनी निष्पक्षता बरती गई है, ठीक है, रिसोर्सेस को एलोकेशंस में। ठीक है, कहीं भेदभाव तो नहीं किया गया है गरीबों और अमीरों के बीच, है ना। इस तरह की जो फिलॉसफीज है वो कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस। तो ये क्या इंप्लाइज करती है? ये पॉलिटिकल जस्टिस करती है कि ये क्या बताते हैं? पीपल शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट विदाउट हैविंग एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो सभी को एक समान पॉलिटिकल राइट्स हों और सभी पॉलिटिकल ऑफिस में वो आराम से उसे एक्सेस कर सकें और अपनी बातों को गवर्नमेंट के सम्मुख रख सकें बिना किसी भेदभाव के। ये सारी चीजें जो हैं पॉलिटिकल जस्टिस के अंतर्गत आती है। इसका एग्जांपल ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, व्यक्ति ना सिर्फ वोट दे सकता है बल्कि चुनाव भी लड़ सकता है। ये होती है पॉलिटिकल जस्टिस, है ना। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो कीवर्ड्स है वो है लिबर्टी। ठीक है, थर्ड लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट on the activity of individual and at the same time providing opportunity for the development of individual personalities। मतलब ये है कि इंडिविजुअल के एक्टिविटी पे कोई भी किसी भी तरह का रोक टोक नहीं हो और उस इंडिविजुअल को इनफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया गया हो सो दैट ही कुड डेवलप हिज और हर ओन पर्सनैलिटी। ठीक है, ये सारी बातें लिबर्टी के। अब इसमें है कि पहला प्रियम्बल सिक्योर्स ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशंस, बिलीफ, फेथ, वर्शिप थ्रू देयर फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा ये सिक्योर किया जाता है कि इंडिविजुअल्स के पास लिबर्टी हो, सोच रखने की लिबर्टी, सोच को एक्सप्रेस करने की लिबर्टी, किसी भी बिलीफ, फेथ को वो मान सकता हो, किसी भी आराध्य की पूजा कर सकते हो। ये चीज उन्हें प्रोवाइड किया गया है लिबर्टी के अंतर्गत, जो कि सिक्योर किया जाता है किनके थ्रू? फंडामेंटल राइट्स के थ्रू किया जाता है। अब हम देखेंगे कि लिबर्टी ऑफ थॉट्स मतलब क्या हो सकता है। मीन्स ही कैन थिंक फ्रीली। एग्जाम्पल इसके अंतर्गत की राइट टू डिसेंट, किसी आइडियोलॉजी से, किसी विचार से वो डिसएग्री करता हो, डिसएग्री करने का अधिकार भी एक क्या है? लिबर्टी ऑफ थॉट। ठीक है, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स एक्सप्रेस व्हाट वन थिंग्स। कोई व्यक्ति अगर किसी सोच को अपने अंदर समाहित की हो, क्या वो उसे ढंग एक्सप्रेस कर पा रहा है? ये सारी चीज लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन के अंतर्गत आती है। एग्जाम्पल क्या है? राइट टू प्रोटेस्ट। लिबर्टी ऑफ बिलीफ के अंतर्गत
अ फीलिंग ऑफ समथिंग इज ट्रू, मॉरली करेक्ट एंड रियली एग्जिस्ट। तो इस चीज का भाव होना लिबर्टी ऑफ बिलीफ कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? बिलीफ इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। और नेक्स्ट वन इज लिबर्टी ऑफ फेथ, वन कैन ट्रस्ट इन एनीथिंग। ठीक है, यही क्या है? लिबर्टी ऑफ फेथ। व्यक्ति को जिस किसी में आस्था है, विश्वास, और वो उस पर ट्रस्ट करता है, यही चीज जो है लिबर्टी ऑफ फेथ। लिबर्टी ऑफ वर्शिप मीन्स वर्शिप एनीथिंग और एनीवन और कैन इवन चूज नॉट टू डू। आप किन्हीं को भी अपने अपने पूजनीय और या आराध्य मान से किसी की भी पूजा कर सकते हैं, या अगर आप किसी की पूजा ना कर, इसकी भी आजादी आपको दी गई। किसके अंतर्गत है? लिबर्टी ऑफ वर्शिप के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। अब लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी कुछ भी करने की लाइसेंस मिल प्राप्त हो गई है। ठीक, इट हैज टू बी एंजॉय विद इन द लिमिटेशन मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लिबर्टी को एंजॉय करने के लिए कुछ लिमिटेशंस प्रावधान किया गया और उसके अंतर्गत ही इन लिबर्टी को एक्सरसाइज किया जाना चाहिए या किया जाता है। ठीक है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड इन नेचर। फिर क्या है? ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब इस पे रोक लगाया जा सकता है, लिबर्टी पर रोक लगाया जा सकता है। In certain cases, fundamental right could be constrained or could be abolished on certain basis. Next keyword is equality. ठीक है, इक्वालिटी में क्या है? द टर्म इक्वालिटी मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज टू एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी के सेक्शन एक खास तरह का प्रिविलेज देना, ये इक्वालिटी नहीं, खास प्रिविलेज की एब्सेंस ही इक्वालिटी कहलाती। मीन्स ट्रीटिंग ईच एंड एवरीवन इक्वली। ठीक है, without having any discrimination and the provision of adequate opportunity for all individuals। उनको प्रचुर मात्रा में वो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सो दैट दे कुड ग्रो देमसेल्फ। तो प्रियम्बल इन सब चीजों को कैसे सिक्योर करता है? तो प्रियम्बल इन सब चीजों को सिक्योर करता है, सच एज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब ये प्रोविजन जो है 3 डायमेंशंस को पजेस किए हुए, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी और इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो सिविक इक्वालिटी में हम लोग देखते हैं कि ये क्या बताता है? ये बताता है इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑल द पीपल और एंड सोशल ग्रुप। ये कैसे इंश्योर हो सकता है? ये इंश्योर होता है फंडामेंटल राइट। कैसे? आर्टिकल 40 इक्वलिटी भी फॉर ऑल, इसके थ्रू हम सिविक इक्वालिटी को महत्व देते हैं। ठीक है ना। दूसरा आर्टिकल 15 के अंतर्गत क्या है? प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में क्या आता है? इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये सारे जो है सिविक इक्वालिटी है। ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18, ऑल आर कम्स अंडर सिविक इक्वालिटी ना। नेक्स्ट है हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल इक्वालिटी। कैसे हम पॉलिटिकल इक्वालिटी को अचीव करेंगे? आर्टिकल 25। ठीक है, ये बताता है नो पर्सन इज टू बी डिक्लेयर इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स और ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस का, है ना। जो इलेक्शन से पहले इलेक्टोरल रोल्स में बोला जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को इस बेसिस पे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है कि वो किसी खास रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स से बिलोंग। आर्टिकल 325 इंश्योर करता है कि उसे वो पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड की जाए। सिमिलरली आर्टिकल 326 बोलता है कि इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली टू बी बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। मींस 18 एंड its above age can cast their vote, can elect their representative. इकोनॉमिक इक्वालिटी में हम लोग बात करते हैं डीपीएस, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 39 सिक्योर करता है कि मेन और वुमेन, है ना, दे हैव इक्वल राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। स्त्री और पुरुष को इक्वली राइट्स मिले हुए हैं या इक्वली राइट्स हैं सो दैट वो अपनी जीविकोपार्जन कर सके और उन्हें सेम वर्क के लिए सेम पेमेंट मिलना चाहिए या मिले, उनके बीच में ये भेदभाव ना हो। दिस काइंड ऑफ आर कम अंडर इकोनॉमिक इक्वालिटी, है ना, आर्टिकल 39। रिमेंबर साथ इसी के साथ नेक्स्ट कीवर्ड निकल के आता है, वो है आपको फ्रेटर्निटी। ठीक है, फ्रेटर्निटी क्या बताता है? ये बताता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, है ना, बिटवीन सिटीजन, नागरिकों के बीच भ्रातृत्व की भावना का विकास ही फ्रेटर्निटी है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी बाय द सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजन। इनके इसके थ्रू वो फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी को प्रमोट करती है। यूएसए हैज डबल सिटीजनशिप, इंडिया हैज सिंगल सिटीजन। So can say that the Indian Constitution spread the feelings of brotherhood. Also, the fundamental duty, Article 51A(e) says that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic, regional और sectional डाइवर्स, है ना, सभी लोगों के बीच हारमोनी को स्प्रेड कर, स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग्स को प्रमोट करना ही क्या है? यही है फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी। प्रियम्बल डिक्लेयर्स दैट फ्रेटर्निटी हैज टू एश्योर टू थिंग्स। व्हाट इज दैट? फर्स्ट इज डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल।
ये फ्रेटर्निटी एश्योर करती है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, है ना। और जो इंटीग्रिटी वर्ड है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत प्रीएम्बल में ऐड किया गया, नॉट टू फॉरगेट दिस। ओके, तो ये सब तक जो हमने देखा वो थे कीवर्ड्स। अब हम लोग देखते हैं कि प्रीएम्बल का स्टेटस क्या है और अभी तक जो अमेंडमेंट हुए हैं वो कौन कौन से प्रीएम्बल में। ओके, सो स्टेटस अमेंडमेंट की बात करते हैं। तो पहला स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल में है, ठीक है, वेदर प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो बेरूबारी यूनियन केस 1960, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि उन्होंने कंसीडर किया था कि प्रीएम्बल कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट वुड नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, सिमिलरली इन केशवानंद भारती केस 1973 में उन्होंने अपने डिसीजन को रिवर्स किया और अपने जजमेंट में ये कहा कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेटर ऑन इन LIC ऑफ इंडिया केस 1995 सुप्रीम कोर्ट अगेन held that the preamble is a part of constitution. Second is amendment to the, इसमें ये कहता है कि as preamble is a part of constitution, so preamble of the constitution can be amendment according to article 368, ठीक है, of Indian constitution, but it is subject to certain conditions such that it cannot alter the basic structure of the constitution। तो हम लोग आगे चल के बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें कैसे उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन के उन सभी पार्ट को अमेंडमेंट किया जा सकता है जो बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज ना करता है ना। बाकी पार्ट्स की तरह प्रीएम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन, ये याद रखेंगे। थर्ड इज नेचर ऑफ प्रीएम्बल। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ऐसा उन्होंने किया था बाय रिवर्सिंग देयर डिसीजन विच वाज हेल्ड इन बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960, है ना। उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसको ओवरटर्न करते हुए उन्होंने केशवानंद भारती केस 1973 में ये जजमेंट दिया कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकंड जो नेचर निकल के आता है वो है कि इट्स नाइदर सोर्स नॉर ए लिमिटेशन टू पावर ऑफ लेजिस्लेशन। किसी भी कानून को के बनने में ये ना ही एज ए सोर्स का रोल प्ले करेगा और ना ही ये किसी लेजिस्लेशन में या कानून में किसी प्रकार का लिमिटेशन लाने के लिए जिम्मेवार होगा। ठीक है, ये कहता है प्रीएम्बल। ठीक है, इट्स नाइदर सोर्स नॉर लिमिटेशन टू पावर ऑफ लेजिस्लेशन, है ना। इट इज नॉन जस्टिसिएबल, मीन्स ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर आप इस इन्फोर्स नहीं करा सकते। दैट इज नॉन जस्टिसिएबल नेचर ऑफ प्रीएम्बल। ठीक है, और इन सारे चीज़ों को देखते हुए इसे राइटली कहा गया है, इट इज़ ए आइडेंटिटी कार्ड ऑफ और कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी के साथ ही आज का ये सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। और अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, मैं डाउट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू दिस सेक्शन ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। इसी के साथ ही हम लोग सेशन को रैप अप करते हैं। Please do like, share and comment as well as subscribe this channel. Thank you very much.